हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए आई हूँ और ये बातें बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका रिप्लाई बहुत छोटा नहीं हो सकता तो मैं उसे आपको उसमें 2-3 लाइन में मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ। तो आज मैं आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। जो टॉपिक्स आज मैं कवर करूँगी वो टॉपिक्स हैं हाइपर एक्टिविटी, कंसंट्रेशन, बॉडी ट्रेनिंग, स्लीपिंग पैटर्न एंड स्पीच। जिन बच्चों की डेवलप नहीं हो पा रही है उससे रिलेटेड मैं कुछ आपसे आज बात करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ दे रही हूँ, ये जितनी भी बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ, ये मैंने ईशा पे ट्राई कर रखी हैं और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे बातें कर रही हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है हाइपर एक्टिविटी। तो ईशा का जो हाइपर एक्टिविटी का लेवल था वो बहुत हाई था। ईशा एक जगह बैठ नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी। उसका कंसंट्रेशन इसीलिए नहीं आ पाता था क्योंकि बहुत हाइपर एक्टिव थी और वो कंसिस्टेंटली जो है मूव करती रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उसे कोई भी चीज़ पढ़ाने में, समझाने में या फिर कोई भी काम कराने में। तो इस चीज़ ने पहली चीज़ जिसने मुझे हेल्प किया था वो ओटी थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उन्होंने उसका कुछ नहीं तो उसका जो बैठने का जो सिटिंग टॉलरेंस है वो लेवल काफ़ी हाई कर दिया था। लाइक वो आधे घंटे 40 मिनट्स बैठ जाती थी एक स्ट्रेच में, लेकिन फिर भी हमेशा जंपिंग करते रहना, हमेशा मूव करते रहना वो हर समय नहीं अच्छा लगता है, या मुझे लगता था कि वो अपनी एनर्जी उन सब चीज़ों में ज़्यादा लगाती है। तो इसमें मैंने क्या चीज़ें करी। देखिए, जब भी बच्चा आपको दिख रहा है कि वो खाली बैठा है, आपका बच्चा अधिकतर टाइम तब भी हाइपर एक्टिव दिखता है जब वो खाली बैठता है। तो ईशा को मैंने कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में डालना शुरू किया। जैसे सपोज़ अगर वो सुबह उठती है तो उसकी जो बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं वो तो होती ही हैं। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो बच्चे को मॉर्निंग में एक वॉक पे लेके जाइए आधे घंटे की, कि बच्चा चल फिर करके आए। एक्सरसाइज से हाइपर एक्टिविटी बहुत कम होती है। ये एक्सरसाइज आपके जो बच्चा है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रखोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा उस एक्टिविटी को इन्जॉय करेगा। जैसे आप बच्चों में डांस करवा सकते हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में डाल सकते हो, साइकिलिंग करवा सकते हो, स्विमिंग में डाल सकते हो, उसको वॉक पे लेके जा सकते हो, बहुत सारा रनिंग करना, जंपिंग करना। मतलब आधे पौन घंटे में ऐसा होना चाहिए कि उसकी जितनी भी एनर्जी जो अंदर बिल्डअप हुई है वो कहीं ना कहीं उसकी रिलीज़ हो जाए। ईशा के केस में मैं उसे डांस करवाती थी और उसको थोड़ा बहुत रनिंग पार्क में लेके चली गई, बेसिक उसकी एक्सरसाइजेस करा दी। उसको ट्रैम्पोलिन ला के मैंने घर पे दे दिया था कि ईशा ये 10 to 15 मिनट्स तुम्हें जितनी जंपिंग करनी है कर लो, इसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ईशा का मैंने जो कंट्रोल किया कि उसे पहले तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ दी, उसको जो है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए मैंने उसकी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भर दी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ मैं ईशा को डांस सिखा रही हूँ और मैं उसको राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट फुटवर्क करवा रही हूँ। अब यही काम जब वो करती है तो उसको दिमाग भी लगाना पड़ रहा है, उसको जो है फुट पे भी काम करना पड़ रहा है, उसको हाथ और पैर दोनों साथ में चलाने पड़, तो उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वो मल्टीटास्किंग टास्क था कि आपको ब्रेन पे भी काम करना है क्योंकि आप राइट लेफ्ट बिल्कुल करेक्ट करोगे, और आपको जो है पैर और हाथ के मूवमेंट भी बिल्कुल अच्छे ढंग से चलाने हैं, एक राइट वे में चलाना है, रिदमिक वे में चलाना है। तो उससे ईशा का काफ़ी जो है मैंने देखा था कि उसकी हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती थी। प्लस वो मुझसे कथक सीखती थी तो उसको मैं घुंघरू बांधती थी, तो जो उसके पैर पे जो हमेशा वो जंपिंग वाला जो प्रॉब्लम था वो, क्योंकि एक हैवीनेस आपके पैर पे रख दो और आप उसे करवा दो उसे आधे घंटे डांस, तो उसका काफ़ी रिलीज़ हो जाती थी चीज़ें। तो ईशा के केस में हाइपर एक्टिविटी मुझे कथक ने बहुत हेल्प किया था। तो कथक एक ऐसी चीज़ थी जो ईशा को कंसंट्रेशन में फोकस करने में और हाइपर एक्टिविटी, तीनों चीज़ों में जिस चीज़ ने मुझे हेल्प करा था। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो आप देखिए कि वो कब हाइपर एक्टिव हो रहा है। क्या आप बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज दे पा रहे हो, क्या उसकी एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए आप उसके साथ कोई एक्टिविटी प्लान कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लान करके देखिए। इससे काफ़ी सारे मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों में इम्प्रूवमेंट होते हैं अगर हम उन्हें कंसिस्टेंटली इंगेज रखते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन। मतलब मुझे मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बच्चे में बिल्कुल भी अटेंशन ही नहीं है, कोई भी चीज़ कराओ कुछ भी नहीं करता है, बैठ नहीं सकता। तो पहले तो आपको हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है। जब अगर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो वो ऑब्वियसली बैठ नहीं सकता जब तक आप उसकी एनर्जी को रिलीज़ ना कर दो। अब आता है दूसरा लेवल कंसंट्रेशन। सपोज अगर बच्चा बहुत हाइपर है तो पहले आपको बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है एंड देन बच्चे को बैठाना है। अब मेंटली काम कराना है उससे। अभी तो आपने फिजिकली उसे एग्जॉस्ट कर दिया, अब वो आएगा घर पे ब्रेक लेगा, चीज़ें करेगा और उसके बाद अब आप उसे मेंटली काम कराओगे।
जैसे ये जो चीज़ें हैं जो मैंने ईशा पे ट्राई करी थी, मैं आपके साथ वो बताऊंगी। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चे की एज और जो बच्चा कर सकता है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ करानी जिससे बच्चे का थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर आए, दिमाग में फोकस एक्टिविटीज़ हो, कंसंट्रेशन वाली। जैसे कि सपोज़ मैंने एक बहुत सारे ट्रायंगल, सर्कल्स, स्क्वायर, स्टार, डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाए, हार्ट, और उसे दिया कि ईशा इसमें जितनी भी ट्रायंगल्स हैं उन्हें सर्कल करना है। तो ईशा एक एक उसमें चेक करेगी कि कौन सी जगह पर कितना ट्रायंगल है, कितना सर्कल है। अब सेकेंड लेवल है कि उन ट्रायंगल्स को काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब उसको स्टार, सर्कल और स्क्वायर स्किप करके सिर्फ ट्रायंगल्स काउंट करने, मुझे नंबर बताना है। एक ये मैं करवाती थी। एक मैं करवाती थी कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो मैंने अब कर दिया कि जैसे कैट, बैट, रैट की मैंने एक उसे पजल दे दी कि इसमें से ये सारे वर्ड्स निकाल करके दो। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दूंगी जिसमें मैंने बताया कि मैं ईशा को कैसे उसके कंसंट्रेशन और अटेंशन की एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। बच्चों को पजल दे सकते हो आप। कुछ बच्चों को पजल में बहुत इंटरेस्ट होता है। 4 से शुरू कीजिए, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 16, 32, जितना आगे जा सकते हैं। बच्चे में जितना ज़्यादा कैपेबिलिटी है आप उतने हाई लेवल पर उसको दीजिए। अभी ईशा पजल बहुत अच्छे से नहीं बना पाती है तो उसका वो पार्ट वीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में ईशा का मैं देखती हूँ कि उसको इन सब चीज़ों में भी काफ़ी फोकस आता है। जो ये पैटर्न्स होते हैं कि लाइक स्क्वायर स्क्वायर फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर स्क्वायर फिर सर्कल, फिर आगे बच्चों को दे देना कि इसके बाद क्या पैटर्न्स होंगे। तो ये भी एक कंसंट्रेशन एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट आता है पॉटी ट्रेनिंग। इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पॉटी ट्रेनिंग में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। ईशा ने बहुत टाइम लगाया पॉटी ट्रेंड होने में, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कभी होगी कि नहीं। जैसा सब पेरेंट्स को डर लगता है, सब पेरेंट्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा एंजाइटी होता है कि बच्चा पॉटी ट्रेंड कब होगा। मेरे अंदर भी बहुत था। बहुत ट्राई किया, बहुत ट्रायल्स लगी। मैं 2 साल से स्टार्ट कर चुकी थी, 3 साल की हो गई तो भी नहीं थी, 4 साल, मतलब मैं करती थी। मैं बहुत अपसेट हो जाती थी कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट है उसके लिए। आज भी मुझे वो बात याद आती है तो मुझे कई बार लगता है कि वो एक मेरे लिए मिरेकल था, क्योंकि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, राइट। आपके हाथ में सिर्फ ट्राई करना है। तो एक बार मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और मुझे एक मदर ने बोला था कि कीप ट्राइंग, होप नहीं छोड़नी है। और उस मदर के लिए मैं आज भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे वो चीज़ बोली, और उस चीज़ ने मेरे दिमाग में इतना असर किया था ना, अंदर तक वो बात आ गई थी कि हाँ सच बात है कि मुझे हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो हुआ ये था कि मैं गई थी ईशा को सेंटर लेकर के, और उन्होंने मुझसे बोला कि देखिए हमारे पास ट्राई करने के अलावा और ऑप्शन नहीं है। तो पहली चीज़, बच्चे को पॉटी सीट पे ट्राई करवाना है। मतलब सीधे आप उसको वॉशरूम में जाकर ले जा करके मत रखिए, आप उसे पॉटी सीट पे ट्राई कराइए। और मैं आपको बताऊं, बच्चों को एक टाइप की पॉटी सीट कई बार नहीं अच्छी लगती है। डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स वाली पॉटी सीट, कंफर्टेबल, सॉफ्ट, मतलब मैं ईशा के लिए कम से कम 5 या 6 पॉटी सीट्स लाई थी, और एक ऐसी पॉटी सीट थी जो ईशा को बहुत अच्छी लगी थी, और उसी में ईशा ने मतलब उसी से ईशा पॉटी ट्रेंड हुई थी। तो वो मैं ले करके आई थी, और जिस दिन उसकी मदर ने बोला था उसी दिन थेरेपी सेंटर से लौटते हुए मैंने वो पॉटी सीट ली थी। और कभी कभी आपको इत्तेफाकन ऐसे लोग मिल जाते हैं जो रियली आपकी लाइफ में एक आपकी लाइफ में छाप छोड़ के चले जाते हैं। तो वो मदर ने मेरी लाइफ में एक रियली छाप छोड़ के गई। तो उस थेरेपी सेंटर से मैं आते टाइम वो पॉटी सीट लेकर के आई, और मैंने ईशा को बैठाया। एक और मदर ने मुझे बताया था कि बच्चों को बहुत डर लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो शायद उनको गंदा लग जाएगा या उनका पैर डर्टी हो जाएगा। ये मुझे एक और मदर ने बताया था। तो मैंने ईशा के ऊपर, उसके थाइस के ऊपर, उसको बैठा करके थाइस के ऊपर उसका फेवरेट सॉफ्ट टॉय रख दिया था। उसको फेवरेट उसकी बुक रख दी थी, और मैंने ईशा से बोला, ईशा ट्राई करो, ईशा ट्राई करो, ईशा प्लीज़ ट्राई करो। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे अब डाइपर नहीं दूंगी। तुमको करना है तुम ऐसे ही सुसु करो, तुमको करना है ऐसे ही पॉटी करो, आई डोंट केयर। और ईशा को ये सब चीज़ों से बहुत घिजी विजी होता था कि ये नहीं हो सकता, मेरा पैर गीला नहीं हो सकता, डर्टी नहीं फील कर सकती। तो उसमें ये चीज़ थी। तो उसने, जब मैंने थर्ड टाइम उससे बैठाया, क्योंकि वो पहले मेरे साथ गई थी, आई थी, 3 से 4 घंटे हो गए। 4 घंटे के बाद जब मैंने उसको चौथी बार या तीसरी बार बैठाया तो ईशा ने उसमें
बाथरूम कर दी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं अपने आप को पिंच करूं, क्या ये सच में रियली हुआ है? तो हुआ। एंड आई वाज लाइक कि हो सकता है गलती से हुआ, हो सकता है दोबारा ना करें, क्योंकि इतने साल से जब हम ट्राई करते हैं ना, हमें बिलीव नहीं होता चीज़ों पे। फिर उसे सेकेंड टाइम मैंने बैठाया तो उसने फिर किया 4-5 घंटे के बाद। फिर मैंने थर्ड टाइम पे किया। नाउ आई वाज लाइक कि चलो सुसु तो करने लग गई है, अब क्या पॉटी करेगी। फिर मैंने उसको पॉटी के लिए ट्रेन किया कि सुबह मैंने उसको बैठाया, मैंने बोला ईशा अब यही है, यही ऑप्शन है, यही पॉटी करनी है। एंड मैंने अगेन फिर उसके पास वही उसका फेवरेट सॉफ्ट टॉय रखा, जो उसका फेवरेट टॉयज़ है उसको आसपास में रखा। मैंने बोला तुम प्ले करो और करो, और मैं उसके साथ बैठी रही उसका हाथ पकड़ करके कि ईशा मम्मा यहीं पर है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और ईशा ने उसमें पॉटी भी कर दी। अब मैं आपको बताऊं, मुझे पूरे 2 से 3 साल लगे उसको ये करवाने में, लेकिन एक्चुअली मैं पॉटी ट्रेन तो वो 2 ही दिन में हो गई। और क्या चीज़ ने हेल्प करा? वो पॉटी सीट ने, वो पॉटी सीट के टेक्सचर ने, वो पॉटी सीट में वो इतना कंफर्टेबल थी कि उसने उस चीज़ को ट्रिगर कर दिया। तो कई बार ना हमें लगता है ये नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते, पर कभी एक छोटी सी चीज़ ना बड़ी हेल्प कर देती है लाइफ में। एंड देन धीरे धीरे फिर मैंने ट्रांजिशन किया कि अब ईशा सुसु आप वॉशरूम में करोगे, भले ही आप पॉटी सीट में करोगे। तो ईशा ने फिर उसके बाद 4th डे से ईशा वॉज कम्प्लीटली पॉटी ट्रेन की, वो कम्बोर्ड यूज़ करने लग गई थी, वो वॉशरूम जाने लग गई थी। तो ये थी मेरी जर्नी। देखिए हर एक बच्चा अलग अलग ढंग से सीखता है, हर बच्चा अलग होता है। तो मेरे साथ इस स्ट्रैटेजी ने बहुत हेल्प किया था, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है स्लीप पैटर्न। ये जो स्लीपिंग पैटर्न है कि ये कैसे होता है, मैम सोती नहीं है बच्ची मेरी, सोना ही नहीं चाहती है। तो ईशा उन बच्चों में से थी कि मैं अगर खाना खा रही हूँ तो मैं चैन से खाना भी नहीं खा सकती, किचन में काम तो भूल ही जाओ, कोई काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। जब वो सोती थी तो मुझे डर लगता था कि अभी 2 मिनट में उठ जाएगी। एक छोटी सी आवाज़ उसको उठा के रख देती थी। रात में 2 बजे तक सोती थी और 4 बजे मेरी आँख उसके एक टॉय से खुलती थी, जो वो उठ के मम्मा को तो ढूंढती नहीं थी, सीधे टॉयज़ ढूंढती थी और टॉयज़ के साथ खेलने लग जाती थी। तो उसका लगभग जब वो 3 साढ़े 3 साल की 4 साल की थी तब तक उसका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ख़राब था, बहुत मतलब बहुत ख़राब था। मुझे लगता था सोती क्यों नहीं है। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि उसके स्लीपिंग पैटर्न को कैसे मैनेज करना है। आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो अगेन सबसे पहले हमको बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है। नंबर 2, हमें बच्चे का डे इंगेज रखना है, उसका मेंटली भी उससे काम कराना है, फिजिकली भी उससे काम कराना है, उसको कंप्रेशन देना है, उसको म्यूज़िक देना है, उसको टेक्टाइल देना है, उसकी सेंसरी नीड्स को काम डाउन करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, हाइपर एक्टिविटी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मेंटली जो कंसंट्रेशन एक्टिविटीज़ आप उससे कर सकते हो कि सोने से पहले आप 3 से 4 शीट उससे करवा लो तो मेंटली बच्चा थक जाता है। फिर आप उसे कंप्रेशन करोगे कि ये जो जितने भी जॉइंट्स हैं उन पे हल्का हल्का कंप्रेशन करना। अगर आपके पास जो हैवी क्विल्ट होता है वो अगर आप कर सकते हो तो वो भी हेल्प करता है। या फिर आप क्या करोगे, एक पतली चादर में बच्चे को रैप करोगे और पिलो से हल्की सी मसाज दोगे, मतलब हल्का सा प्रेशर देना है ताकि उसका प्रेशर रिलीज़ हो जाए। बच्चे को कस के टाइट हग करना है, इतना जितना बच्चे को अच्छा फील हो। कुछ बच्चों को लाइट हग चाहिए होता है, कुछ बच्चों को मतलब लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। बच्चे को सोने से पहले बहुत ही सूदिंग म्यूज़िक देना है। बच्चे के हाथ में हल्की सी मसाज करनी है, पैर में हल्की सी मसाज करनी है, उसको हल्का सा स्मेल देना है, लाइक जैसे कि रोज़ की स्मेल दे सकते हैं, ऐसी कोई भी फ्रेगरेंस जो बच्चे को अच्छी लगती है, लाइक रोज़ की फ्रेगरेंस, जैसे ईशा को बहुत अच्छी लगती है रोज़ की फ्रेगरेंस, तो आप देख सकते हो लिली, जैस्मिन, किसी भी चीज़ की कोई भी फ्रेगरेंस आप दे सकते हो। तो ये सब क्या करते हैं, बच्चे का जो है बच्चे की जो सेंसरी नीड्स होती है ना उनको काम डाउन कर देते हैं, तो बच्चा आराम से सो पाता है। सोने से पहले 2 घंटे, मतलब कि लाइक अगर बच्चा 10 बजे बेड पे जा रहा है तो आपको 8 बजे उसको डिनर करा देना है और उसके बाद कुछ नहीं देना है। अगर आपने बच्चे को सोने से पहले खिलाया है तो बच्चा इतना एक्टिव हो जाएगा कि आपसे सुला ही नहीं सकते। तो बच्चे को खाने से पहले
सोने से पहले 2 घंटे पहले ही खाना देना है, उसके बाद कुछ नहीं देना है। और आपको जो भी शुगर के आइटम्स देने हैं या जो मीठा है या मेडिसिन है वो आप शाम को 4-5 बजे तक दे दीजिए। रात में अवॉइड कीजिए कि कोई मीठी मेडिसिन, कोई मीठा खाना, कोई डेजर्ट नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को अगर शुगर मिलता है ना तो बच्चा ऑटोमेटिकली हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो शुगर अवॉइड करनी है। तो इस तरीके से मैंने ईशा का एक पैटर्न बनाया कि हम इतने बजे उठेंगे और डेली उतने बजे उठाना है और उतने बजे बेड पे लेके जाना है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम बाद, 1-1.25 महीने के बाद आपको नोटिस होने लगेगा कि अब बच्चा धीरे धीरे एक पैटर्न में सेट होने लगा है। लेकिन अगर आपका पैटर्न कभी भी ब्रेक होगा तो बच्चे को पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, बच्चा फिर से सोने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे ईशा का आज की डेट में भी अगर मेरा हल्का सा इधर उधर रूटीन हो जाता है तो उसका पूरा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता है। नेक्स्ट है स्पीच। जैसे कुछ मेरे पास मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम स्पीच ही नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, क्या करें। मैंने स्पीच से पहले आपको बच्चे की लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज़ों पे बहुत काम करना है। मैंने इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा वीडियो आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। क्या बच्चा सुन भी रहा है जो हम बोल रहे हैं? जब बच्चा सुन ही नहीं रहा है तो बच्चा कैसे इमिटेट करेगा? स्पीच के इमिटेशन से पहले बच्चे की ब्लोइंग पे काम करना है और उसके एक्शन इमिटेशन पे काम करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बच्चा क्या सुन रहा है। हम क्लैप कर रहे हैं तो क्या वो देख रहा है, जब उसको बुला रहे हैं तो क्या वो सुन रहा है, या फिर हम कोई भी उसे एक्टिविटी करा रहे हैं तो क्या वो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कर पा रहा है, क्या वो सुन रहा है। सुनने के बाद क्या वो अंडरस्टैंड कर रहा है, अंडरस्टैंड करने के बाद क्या उसकी ब्लोइंग और इमिटेशन लेवल वहाँ पर पहुँच चुका है। उसके बाद स्पीच स्टार्ट होती है। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग उस वीडियो पे काम कर सकें। और अगर बच्चे में लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और ब्लोइंग और इमिटेशन है तो धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे कि टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ बच्चों में स्पीच इम्प्रूव होने लगी है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे आज कवर करने थे। और मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलूँगी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं बहुत लो फील करते हैं, बहुत डाउन फील करते हैं। सिर्फ इतना बोलूँगी कि ये नेचुरल है, ऐसा फील करना ऑब्वियस है। हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह पर लगातार काम करते हुए हमेशा अच्छा फील करना पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि लो होना, डाउन फील करना इज़ ओके, बट प्लीज़ गिव अप मत कीजिएगा। मैं आज फिर से बोलूँगी, अपने बच्चों के लिए सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए ना हमें खड़े होना है। अच्छा फील नहीं हो रहा है, लो फील हो रहा है, एक वॉक पे निकल जाइए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, जब मैं लो फील करती हूँ तो मुझे कोई ऐसा बोलता है ना तो मुझे लगता है ज्ञान की वर्षा मत करो। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वापस आती हूँ ना तो यही चीज़ें मुझे बेटर फील कराती हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, जो आपको लगता है कि आपको अच्छा फील करा सकता है। अपने फ्रेंड से बातें कीजिए, अपनी फैमिली से बातें कीजिए, अपनी चीज़ें शेयर कीजिए। आइसोलेट मत होइए, आइसोलेशन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मिलिए लोगों से, खूब मिलिए। कई बार लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो अपने आप को बंद नहीं करना है। जब आपको लो फील हो, जब आपको डाउन फील हो, अपना टाइम लीजिए और फटाफट वापस आइए। मेरे भी ऐसे दिन आते हैं जब मैं बहुत लो फील करती हूँ, बट फिर अपने आप को समझाती हूँ, फेज है, निकल जाएगा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।